जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आप लोगों के एग्जाम्स भी लग चुके हैं तो रिवीजन के तौर पर यह क्लास चलाई जा रही है। उम्मीद है आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारे कंफ्यूजन आप लोगों के दूर हो जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, नोट्स मत बनाइएगा, पहले आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि मेरी बातें आपके माइंड तक पहुंच सके, आप चीजें समझ सकें स्टोरी के तौर पे, तब आप लोग नोट्स बनाइएगा। बोर्ड पर लिखी हुई चीजें आप लोगों के लिए एनफ नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा चीजें मैं प्रत्येक वीडियो की तरह आज भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हिंदी माध्यम से यहां पर सभी प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक, चलिए पिछला वीडियो जो हम लोग लेकर आए थे वो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई है। उसके जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों के बारे में भी मैंने बात की थी। कांग्रेस की स्थापना के पहले कौन कौन सी संस्थाएं थी उन सबके बारे में मैंने बात की थी। तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा। आज से वास्तविक तौर पर इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर आप कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो रही है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जिस तरह से होती है और जैसे खत्म होती है उसको हम लोग 3 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। जो हमारा पहला चरण होता है, मैं ओरल रूप से पहले बता दूं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना से हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है और 1947 के 15 अगस्त जब हमारा देश स्वतंत्र होता है तब तक के टाइम पीरियड को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल बोला जाता है। ठीक, तो इसे 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा उदारवादी चरण। 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 के बंगाल विभाजन तक के टाइम पीरियड को हम लोग उदारवादी चरण बोलते हैं या फिर नरमपंथी चरण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे मैं बात करूंगा। दूसरा पार्ट हमारा आता है 1905 में बंगाल के विभाजन से लेके 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तक का टाइम पीरियड, उसे हम लोग बोलते हैं गर्मपंथी चरण या फिर उग्रवादी चरण। उसके बाद आपको पता है 1915 में भारतवर्ष की राजनीति में गांधी जी की एंट्री हो जाती है। वो अफ्रीका से वापस आ जाते हैं, वहां पर अच्छे नेता के रूप में उभर चुके थे, रंग भेद पर बात किया करते थे, नटोल कांग्रेस की स्थापना भी कर चुके थे साउथ अफ्रीका में, वहां से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। जैसे ही यहां पर आते हैं तो इन्होंने बागडोर संभाल ली। तो 1919 से लेकर 1947 के टाइम पीरियड को हम लोग गांधीवादी या फिर गांधी युग के रूप में जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 चरणों में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए वीडियो की शुरुआत अब हम लोग यहां से कर रहे हैं। जितने भी लोग नए हैं पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कर देता हूं जो नए विद्यार्थी हैं। सर क्या 1885 से ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जाती है? जी नहीं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको मैंने पढ़ाया था 1857 की क्रांति, जिसे आप लोग विद्रोह भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं 1857 से ही भारतवर्ष के लोगों में स्वतंत्रता के बीज अंकुरित होने लगे थे। इंडिपेंडेंट होने की बात उनके माइंड में चलने लगी थी, लेकिन उस समय राष्ट्रवाद का बीजारोपण नहीं हो पाया था। लोगों में नेतृत्व की कमी थी। अच्छा नेतृत्वकर्ता ना होने के कारण, अच्छी लीडरशिप ना होने के कारण 1857 की क्रांति को पूरी तरह से भारतवर्ष में दबा दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और भारत पर पूरी तरह से 1858 का भारत शासन अधिनियम थोपकर पूरी तरह से भारतवर्ष को गुलाम बना लिया जाता है। ठीक, आपको पता है 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, जोड़ रहा हूं राष्ट्रीय आंदोलन से। उसके बाद धीरे धीरे शिथिलता आ जाती है आंदोलन में। 1857 के बाद आता है 1885 का टाइम पीरियड। उस समय को जो राजनेता राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे उन्होंने कहा कि हम भारतवर्ष को यदि इन ब्रिटिशर्स से स्वतंत्र करवाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक संस्था की आवश्यकता है, एक पार्टी की आवश्यकता है। तो वो क्या करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की एक पार्टी का गठन करते हैं, जिसे आज हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। क्या हमारे यहाँ के लोगों ने गठन किया? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा जो माइंड था वो डफरिन का था, जो उस समय का वायसराय हुआ करता था। उसने एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाता है, जिसे कि वह क्या करे, पूरी तरह से सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज कर सके। लेकिन उस समय के हमारे जो राजनेता थे, उस समय के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने एओ ह्यूम को ही तड़ित चालक के रूप में प्रयोग करके भारतवर्ष को आजाद करवाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका को अदा किया।
तड़ित चालक क्या है, किस तरह से उन्होंने प्रयोग किया, और सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या है, लाला लाजपत राय ने दिया था यंग इंडिया लेख में। सब कुछ कल के वीडियो में बताया हूं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और वहां से शुरू हो जाता है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जब पहली शुरुआत होती है तो उस समय के जो राजनेता आते हैं वो 1885 से लेकर 1905 बंगाल विभाजन तक उदार प्रवृत्ति के लोग थे, अनुनय विनय निवेदन करके देश को आजाद करवाना चाहते हैं। तो ब्रिटिशर सुनने वाले नहीं थे, 1905 में विभाजन कर देते हैं। जैसे 1905 में इनका विभाजन होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में कर्जन के द्वारा, तो कांग्रेस में भी धीरे धीरे फूट होने लगती है, क्योंकि दो तरह के लोग आते हैं। सब लोग तो अनुनय विनय करेंगे नहीं, जो यंग बच्चे थे उस समय के यंग युवा लोग थे जो वो इन उदारवादियों के मत से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि भारतवर्ष को यदि आजाद करवाना है तो पूरी तरह से हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाना पड़ेगा, स्वतंत्रता संघर्ष करना पड़ेगा, तब वो यहां से भागेंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनसे भिक्षा मांगेंगे तो वो हमें स्वतंत्रता नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं उनकी सोच उस समय सही थी। इन्हीं उदारवादियों की ही देन थी कि ये उदार प्रवृत्ति के लोग अनुनय विनय उनसे करते रहे और ब्रिटिशर्स ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ मांगे हालांकि उन्होंने मानी, लेकिन उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन का कारण उन्होंने बताया कि प्रशासनिक असुविधा, लेकिन पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा को भड़काना उनका लक्ष्य था। बात करेंगे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट स्टेज देखेंगे, पहला चरण 1885 से 1905 तक का। कल के वीडियो में हम देखेंगे क्या, गर्मवादी चरण या फिर गर्मपंथी चरण, उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक का। चलिए शुरुआत करते हैं ध्यानपूर्वक। बहुत सारी चीजें अभी वीडियो में मिलेंगी, लास्ट तक रुकिएगा। मैं फिर से बोलूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, उदारवादी या फिर नरमपंथी चरण है ये, 1885 से 1905 बंगाल के विभाजन तक का चरण है ये, ठीक है। ब्रिटिश हुकूमत से विनय पूर्वक अपनी मांग को रखना इनका परम ध्येय हुआ करता था, इनका उद्देश्य हुआ करता था कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, केवल उनसे अपनी डिमांड रखेंगे बहुत ही शालीन तरीके से, ठीक है ना। अनुनय और विनय के माध्यम से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे देश को छोड़ दीजिए। कैसी माइंडसेट उस समय की रही होगी, मैं इनको गलत भी नहीं कह सकता, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जगह पर ठीक थे। हुआ क्या कि ये लोग ब्रिटिश की जो न्यायप्रियता थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां थी, उसकी न्यायप्रियता पर ये संपूर्ण विश्वास किया करते थे। अंधविश्वास एक तरह से कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे साथ न्याय करेंगे, इनका ऐसा मानना था। शुरुआत में ये जो आंदोलन था, नरमपंथी चरण था, शहर के शिक्षित लोगों तक ही सीमित रहा, क्योंकि ये नरमपंथी लोग थे, गांवों तक पहुंचे नहीं। तो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी और साहित्यकार ही इसके साथ जुड़े। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी का मतलब है जैसे जो गवर्नमेंट नौकर हुआ करते थे, सर्वेंट हुआ करते थे, जैसे कि टीचर हो गए और आपके बैंक मैनेजर वगैरह हो गए उस समय के जो हुआ करते थे, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, साहित्यकार हो गए, यहीं तक यह सीमित रहा। ये कांग्रेस का यह चरण, उदारवादी या फिर नरमपंथी चरण, आम जनता की आवाज नहीं बन पाया। आम जनता इन द सेंस कि जो उस समय के मजदूर हुआ करते थे, क्योंकि बधुआ मजदूरी वगैरह तब भी कहीं ना कहीं चला करती थी। मजदूर हो गए, ग्रामीण लोग हो गए, किसान हो गए, महिलाएं हो गई, उनकी बात को ये नहीं रख पा रहे थे, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये असफल हुए। इस समय के जो राजनेता है, यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन कि निम्न में से दिए गए राजनेताओं में से कौन सा व्यक्ति कांग्रेस के उदारवादी चरण से संबंधित है, या फिर मैच करने के लिए दे देगा उदारवादी और गर्मपंथी और गांधीवादी युग के नेता, एक तरफ नेताओं का नाम देगा, मैच करने के लिए पूछ लेगा। तो नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, जिनको आप कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। मैंने कल के वीडियो में बताया था। मदन मोहन मालवीय, बहुत सारे थे, ये लोग प्रमुख राजनेता थे जो उदारवादी चरण से जुड़े हुए थे। अब हम बात करें कि उदारवादियों की कार्य प्रणाली क्या थी, किस तरह से यहां ब्रिटिशर से अपनी मांगे रखा करते थे। तो अधिवेशन को बुलाकर ये एक प्रस्ताव पारित करते थे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर कोई असुविधा है तो ये क्या करते थे, कांग्रेस का अधिवेशन बुलाते थे और अपना प्रस्ताव उसमें रखा करते थे। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करके जनता तक उस चीज को पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो पूरी जनता तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो कम लोगों तक यहां पहुंच पाया। नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक ये क्या करते थे कि सरकार से अपने इस प्रस्ताव को क्या करते थे, परिचित करवाते थे। उनसे बोलते थे कि सर, महोदय, सरकार, हम आपसे निवेदन करते हैं कि यह प्रस्ताव हमारा स्वीकार करिए और हमें ये चीजें दीजिए।
1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की जाती है। ये जो समितियां हैं ना, जरूर याद रखिएगा, ठीक। उदारवादियों ने सबसे पहले किस समिति की स्थापना की? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उदारवादी चरण की शुरुआत हो गई। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना ये नरमपंथी लोग कर देते हैं। फिर 1892 में भारत परिषद कानून जो आता है, कहीं ना कहीं इनके मांग का ही परिणाम था। ये परिषद कानून क्या था सर? तो भारत के जो राजनीतिक लोग थे उनके अधिकार में थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। आज से क्वेश्चन बनेगा कि 1892 का भारत परिषद कानून किस वजह से लाया गया? तो नरमपंथियों की मांग के माध्यम से यह लाया गया था, ठीक। और व्यय की समीक्षा करने के लिए, भारतीयों पर जो व्यय किया जा रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए वेल्वी आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार आयोग है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। प्रथम चरण का जो स्वरूप था वह धर्मनिरपेक्ष रहा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो सभी धर्मों के लोग अध्यक्ष हुए। जैसे कि आप देखें, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और व्योम दादा बदरुद्दीन तैयब जी, और उसके बाद जॉर्ज यूल, ये चारों लोग अलग अलग धर्म के थे और प्रथम 4 अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे, ठीक। तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष रहा। 1889 हाँ, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। इन कमेटियों का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके सचिव कौन थे? विलियम डिग्बी। और इसकी एक पत्रिका निकली जिसका नाम था इंडिया। इंडिया पत्रिका किसकी थी? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की एक पत्रिका थी। ये जो आप देख रहे हैं ये लंदन में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए, उदारवादियों की मांग किस प्रकार की थी उसको हम समझते हैं कि जो सिविल सेवा है, आज आप जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, उसका नाम आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस। उसमें भारतीयकरण किए जाने की बात की जाने लगी, क्योंकि भारत के लोग उस समय एग्जाम नहीं दे पाते थे। विधानसभाओं का विस्तार किया जाए, ये डिमांड इन्होंने किया, और विधानसभा में चुने हुए सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, अर्थात वोटिंग के माध्यम से लोग वहां पर जाएं। प्राथमिक शिक्षा का भी विस्तार किया जाए, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए भी, टेक्निकल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। ये सब इनकी मांग थी, सारी मानी नहीं गई थी, ठीक है ना। सिंचाई योजना की ये बात करते हैं, कृषि विकास बैंकों की भी हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना की जाए, और ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन का दावा ये मांगने लग जाते हैं। डोमिनियन राज्य की यहाँ डोमिनियन स्टेट की डिमांड करते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन करिए, लेकिन हमें भी शासन चलाने का अधिकार दीजिए, हम आपके अंडर में शासन चलाएंगे। ऐसी डिमांड इनकी थी। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की भी यह मांग करते हैं, ठीक। आवाज मेरी जा रही है आप लोगों तक? कमेंट करिए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, कोई मेरे पास टीम वगैरह है नहीं, खुद ही वीडियो को शूट कर रहा हूं, पता नहीं आवाज जा रही है कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। फिर आ जाता है क्या, इसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उदारवादी चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण उदारवादी चरण को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी बोला जाता है। जी हाँ, क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय दादा भाई नौरोजी जो थे, जो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, 1886 में, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। आरसी दत्त ने क्या किया? भारत का आर्थिक इतिहास, इस नाम से एक लेख लिखा कि हमारा इतिहास कैसा था। और जो राणा डे थे, गोविंद राणा डे, इन्होंने आधुनिक औद्योगिक विकास का भी महत्व लोगों को समझाया, ठीक। तो इस तरह से इसे आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उदारवादियों की सीमाएं कहां तक थी, ये क्या क्या कर सकते थे। आज के वीडियो में केवल पहले स्टेज को हम देख रहे हैं। फिर देखिए, बोर्ड छोटा था, चीजें मैं लिख नहीं सकता था, सारी ओरल रूप में समझाता, तो ये चीजें मुझे लिखनी पड़ती, और लिखता तो वीडियो लंबा हो जाता। तो फिर अगला वीडियो जल्दी आएगा, कल ही आ जाएगा, ठीक। तो बने रहिएगा। इनकी सीमाएं थी दो विरोधी भावनाएं, देशभक्ति और राजभक्ति। देखिए, देशभक्ति और राजभक्ति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। राजभक्ति का मतलब है कि जिसका शासन चल रहा है उसके प्रति आप क्या है, निष्ठावान है। और देशभक्ति का मतलब है कि आप देश के प्रति निष्ठावान हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि यदि राजा देश के लिए सोचता है तो आपकी राजभक्ति भी देशभक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और यदि राजा, जैसे कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। धनानंद जैसा शासक हो गया तो आपकी राजभक्ति देशभक्ति के खिलाफ चली जाती है, ठीक, क्योंकि वो राजा स्वयं देशभक्त नहीं है, तो वो देशभक्ति आपकी नहीं होती है, ठीक है ना। तो यही होता है कि लोग ब्रिटिशर्स की भी थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे थे। मैंने बताया, भक्ति इन द सेंस कि वो लोग उनकी न्यायप्रियता पर विश्वास कर रहे हैं, उनके शासन को गलत नहीं मान रहे हैं। सारे लोग नहीं, कुछ लोग, ठीक। तो दोनों का जैसे ही मेल होता है, देशभक्ति और राजभक्ति का, तो इसमें देशभक्ति आंशिक ही बचती है, राजभक्ति ज्यादा आ जाती है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे उनमें आत्मसमर्पण की भावना बिल्कुल भी नहीं थी, सिवाय गोपाल कृष्ण गोखले के। ये आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको, ठीक।
इनके जो साधन थे स्वतंत्रता की वो प्रभावशाली नहीं थी, इसलिए यह असफल हो गया। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इनका अगाध विश्वास था, आस्था थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप भारत को स्वतंत्र कराने की बात कर रहे हैं और जिससे स्वतंत्रता चाहते हैं उसके न्याय पर आप भरोसा कर रहे हैं, तो कहीं से कहीं यह चीजें क्लियर नहीं हो सकती थी। भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन को हितकर मानते थे ये लोग, ठीक। किताब की बात बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि मैं अपने से कह रहा हूं। व्यक्तिगत बलिदान के लिए कोई तैयार नहीं था सिवाय गोपाल कृष्ण गोखले जी के, ठीक। सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, युवा वर्ग का समर्थन भी इन्हें नहीं मिला। डफरिन जो उस समय का वायसराय था, उसने, मैंने बोला था कि डफरिन के माध्यम से एओ ह्यूम जो एक आईसीएस रिटायर्ड अधिकारी था, उसने क्या किया था, कांग्रेस की स्थापना की थी। तो डफरिन ने क्या कहा था, डफरिन ने बोला कि ये जो संस्था बनाई जा रही है चंद लोगों की संस्था है, बहुत कम अल्पसंख्यक लोगों की एक संस्था है। जब यह देखता है कि इसका प्रयोग हमारे खिलाफ हो रहा है, तो डफरिन कहता है कि राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था किसने कहा था, तो डफरिन ने कहा था। अब सर बताइए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या, इसमें इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड और महत्वपूर्ण नेताओं का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन कौन से नेता हैं, किस किस आयोग का गठन किया गया था, महत्वपूर्ण है। वीडियो समाप्त होता है यहीं पर, अगला वीडियो आएगा इसके दूसरे चरण की, जो 1905 में बंगाल विभाजन से लेकर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वीडियो होगा, शानदार होगा। और उस आंदोलन के टाइम पीरियड को हम कहेंगे उग्रवादी या फिर गर्मपंथी चरण, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।